IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज मैं MCAT के स्टूडेंट के साथ मुखातिब हूँ और जिस तरह आप लोगों को मालूम होगा कि MCAT की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तकरीबन अनाउंसमेंट हो चुकी है। तकरीबन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में MCAT जो है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें अभी सिंध मेडिकल कॉलेजेस के MCAT की डेट अनाउंस नहीं हुई है। बाकी लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं तमाम प्रोविंस को कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वो अपना MCAT का टेस्ट कंडक्ट कर लें। अब क्योंकि इस वक्त हम अगस्त में मौजूद हैं, तो यहाँ से अगर हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं या सफ़र को देखते हैं कि कितना सफ़र मज़ीद और तैयारी का रह गया है, तो ऑलमोस्ट एक मंथ है। अगर हम 15 सितंबर रखें या 20 सितंबर रखें, तो इस एक महीने में MCAT के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो वो अपनी स्टडी में इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उनके स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं। स्कोर की इन्हांसमेंट के लिए आप सब्जेक्ट वाइज भी चल सकते हैं। स्कोर की इन्हांसमेंट के लिए आप तमाम सब्जेक्ट को एक ही दिन में शेड्यूल बनाकर इस तरह भी मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से अपना कोर्स को रिव्यू करना है। इस वक्त तो ऑलमोस्ट बच्चे तैयारी कर चुके हैं, कोर्स उनका कंप्लीट है। कुछ है जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, कुछ दिन पहले, एक महीना पहले स्टार्ट लिया है, लेकिन काफ़ी हद तक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है जिनकी कोर्सेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब उनके रिव्यू की बारी है कि वो किस तरह से रिव्यू लेंगे। तो इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने किस तरीके से चलना है। 4 इसके अंदर सब्जेक्ट हैं आपके पास: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और अगर हम MCAT की बात करते हैं तो क्वेश्चंस की जो तादाद है वो तो मुख्तलिफ है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चंस बायोलॉजी, 40 क्वेश्चंस फिजिक्स, 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड 20 क्वेश्चंस इंग्लिश। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनके क्वेश्चंस की वेटेज को आप देखेंगे तो इस लिहाज से आपको लगेगा बायोलॉजी को सारा टाइम दे देना चाहिए, केमिस्ट्री को सारा टाइम दे देना चाहिए, और फिजिक्स और इंग्लिश तो थोड़ा बहुत पढ़ लो और उसके बाद चले जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह सोचता है MCAT के लिए, तो बेटा MCAT के लिए सक्सेस की रूटीन या सक्सेस का तरीका ये नहीं है। MCAT की सक्सेस का तरीका है हर क्वेश्चन अहम है, हर क्वेश्चन को टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम दे के चलना है। तो अब मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो सबसे पहले आप बायोलॉजी ले लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर 80 टोटल क्वेश्चंस हैं। हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आसान और मुश्किल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में मौजूद हैं। हमारे यहाँ बच्चा क्या होता है कि इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। वो पेपर को इस तरीके से लेके चलता है कि सारे ही क्वेश्चन आसान है या सारे ही क्वेश्चन मुश्किल है। ऐसा नहीं होता। अगर आप सबको आसान समझ लेंगे तो भी गलत है, आप सबको बहुत मुश्किल समझ लेंगे तो वो भी गलत स्ट्रैटेजी है। सही ट्रैक क्या है कि आपने क्वेश्चंस की तादाद को इस तरह से लेना है कि इसमें 40 क्वेश्चंस अगर आसान है तो 40 क्वेश्चन मुश्किल है, या 50 आसान है तो 30 मुश्किल है। तो वो 30 के लिए आपने जो मेहनत करनी है वो एक डिफरेंट ट्रैक पर करनी है। और 50 क्वेश्चंस तो आपने क्योंकि ये लेवल्स में या इंटर में कवर किया हुआ है तो डजंट मैटर। तो इस लिहाज से अगर आप डिफ्रेंशिएट करके चलें चैप्टर्स को बायोलॉजी के, तो आपको इस तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे कि उसके अंदर कुछ तो काफ़ी आपकी ग्रिप स्ट्रांग है उसके ऊपर, तो उसके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने इंटर या ए लेवल्स में नहीं पढ़ी या मिस कर दी, उसको छोड़ दिया, किसी वजह से छोड़ दिया, बट यहाँ उसको कवर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को बुक में अगर अभी तक नहीं देखा तो बुक की रीडिंग आप उसकी कर लें, क्योंकि वो चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें से जब क्वेश्चन आता है तो ट्रिकी आता है। तो ये मैं थोड़ा सा जनरल बात कर रहा हूँ, ताकि स्पेसिफिक होकर बात करें तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बायोलॉजी के लिहाज से। तो इसलिए वो चैप्टर्स जिसको आपने ए लेवल्स में या इंटर में इग्नोर किया, या आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे, या आपने किसी वजह से उनको छोड़ दिया था, तो अब उनको लाजमी करना है, कुछ छोड़ के आपने नहीं डाला। ठीक है,
बुक रीडिंग आप लोगों ने की होगी। बुक रीडिंग में जो जो आपने हाईलाइट्स पॉइंट किए हुए हैं उनको आप दोबारा से पढ़ लें। एक दफ़ा अभी पढ़ लें, एक दफ़ा जब पेपर से एक वीक पहले हो तो उस वक्त पढ़ के जाइएगा। तो बायोलॉजी के लिए जो बुक की लाइंस आती हैं, ये जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है कि बुक की एज इट इज़ लाइंस आ जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि वो बुक की लाइन हो और आपने वो लाइन ही पार नहीं की हो। भाई वो लाइन पढ़ के जाएंगे तो फिर उसका आंसर भी आपको बताओ ना। तो ये बायोलॉजी के हवाले से कि बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड आते हैं। जो आपकी सिंटैक्स की बुक है आप उसको बहुत अच्छी से रीडिंग करें। किस तरह के आते हैं उसके लिए आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। तो जो जहाँ पर है, जहाँ पढ़ रहा है, जिनकी गाइडलाइंस में पढ़ रहा है, वो इंशाल्लाह वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। और ये बात दिमाग में रखें कि आपके पास इस वक्त जो याद करने की स्ट्रैटेजी है वो एक ही है और वो है प्रैक्टिस। अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ को, उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ अंदाज में प्रैक्टिस करें और अपना रिजल्ट भी जनरेट करें। जैसे चैप्टर नंबर 1 के आपने एमसीक्यूज़ किए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ये देखना है उसमें कितने राइट और कितने रॉन्ग थे। जो रॉन्ग थे उसके ऊपर दोबारा वर्किंग करनी है। तो ये बात तो हो गई बायोलॉजी के हवाले से कि बायोलॉजी के अंदर आपने इस तरह से चलना है। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 2 केमिस्ट्री आपके पास मौजूद है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर आसान बट कॉन्सेप्चुअल, तो इसलिए आपको टीचर की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। बुक रीडिंग करें, बहुत अच्छी बात है। इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, एग्जाम्पल्स को और पीछे जो बैक साइड पर दी होती है चैप्टर के एक्सरसाइज, उसको लाजमी उनके न्यूमेरिकल्स को करना है और इस तरह करना है कि आपको वैल्यूज़ भी याद हो जाए। इसका भी मैं बताता हूँ कि वैल्यूज़ याद करने का मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ आप न्यूमेरिकल की याद कर लें। आप देखेंगे कि एनटीएस की जो पास्ट पेपर की बुकलेट आपके पास होगी, इस बुकलेट में हर साल में कोई क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए न्यूमेरिकल में जो एज इट इज़ वैल्यूज़ के साथ आए हुए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ही आपका टाइम मैनेजमेंट में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आपको क्वेश्चन वैल्यूज़ के साथ याद है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ़ौरन आंसर उसका देख लेंगे। आपको पता होगा कि ये तो बुक का क्वेश्चन है, ये तो बुक की एग्जाम्पल में मौजूद था, बुक की एक्सरसाइज में मौजूद था, आपने कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपका कॉन्सेप्चुअल है, ईजी है बट कॉन्सेप्चुअल है। तो इसलिए टीचर्स की गाइडलाइंस के साथ आप इसको करें। टीचर्स ने जो ट्रिक्स बताई, जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए, उसको आप पहले लेक्चर पढ़ें, बुक पढ़ें और फिर एमसीक्यूज़ करें, तो ये आपका बुक रिव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आता है सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर में 2 चीज़ें, एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक अगेन वहाँ रिएक्शंस हैं और वो कॉन्सेप्चुअल रिएक्शंस हैं। ए लेवल्स में बच्चे ने इसको मैकेनिज्म के साथ पढ़ा होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिएक्शंस को उनकी कंडीशंस के साथ याद करें। 2 चीज़ें बच्चे इसके अंदर स्किप कर देते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को छोड़ते हैं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों को भी आपने करना है। तो ऑर्गेनिक अगेन समझ के करनी है, उसके अंदर रिएक्शंस जिस तरह बुक में दिए गए हैं, बाज़ औक़ात इस तरह नहीं आते, बाज़ औक़ात ट्विस्ट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो कॉन्सेप्चुअल आपसे सवाल पूछ लेता है, तो फिर वो आपने उसी तरीके से उसको आंसर करना होता है। ठीक है, फिर आ जाए इनऑर्गेनिक पार्ट पर। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 आपका जो मौजूद है SPD ब्लॉक, इसके अंदर रट्टाफिकेशन है, इसमें रट्टा आपके पास ज़्यादा है। अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद है और उसके ग्रुप ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स याद हैं, तो फिर आपके पास बाकी जो चीज़ रह जाती है वो याद करने के फार्मूलाज और इक्वेशंस रह जाती हैं। कि अगर आप फार्मूलाज और इक्वेशंस को याद कर रहे हैं, ये आपको याद है, तो फिर कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया। अब आ जाते हैं हम फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में जो बच्चे की जान निकलती है, जो मेरा तजर्बा रहा और बच्चों से फीडबैक मिलता रहता है हर साल, वो इस बात पर निकलती है कि न्यूमेरिकल सर हमसे नहीं हो रहे हैं, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं हो रहे हैं। वजह, मेडिकल का स्टूडेंट मैथ्स के साथ बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होता, उसका मैथ इतना अच्छा नहीं होता। तो जब उसका मैथ इतना अच्छा नहीं होता तो उसको जब कैलकुलेशन थोड़ी सी भी टिपिकल मिलती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती वो, लेकिन थोड़ी सी भी टिपिकल मिलती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो स्टक हो जाता है और टाइम वहाँ पर उसका वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल पेपर के अंदर लास्ट मोमेंट के लिए रख लीजिएगा, ताकि आप अगर स्टक हों तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। आखिर के अगर 20 मिनट आप दे रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो बस 20 ही मिनट आप दें, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और फिजिक्स के न्यूमेरिकल की जो तैयारी है उसको आप इस तरह से करें कि अगेन जिस तरह मैंने केमिस्ट्री में बताया कि बुक की एग्जाम्पल्स और बुक के न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं हैं। फिर आपके जो MCQs वाली जो बुक दी गई है आपको, इसके अंदर जितने भी आपके पास MCQs हैं उनको ज़रूर करना है। अक्सर बच्चा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागता है। बेटा टीचर शॉर्ट ट्रिक्स आपको वो बता देते हैं जो बनती है, और जिस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बनती तो उसके लिए यही होता है कि जो इंटर वाला प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करें और उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो उसके अंदर आपकी स्पीड आ जाए। बाद वक़्त आपको चीज़ें मैथ्स की याद करनी होती है, जैसे अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं। अब कैलकुलेटर तो आपके पास है नहीं, तो जब कैलकुलेटर नहीं है तो अंडर रूट कौन निकाल के देगा? तो 1 से लेके अंडर रूट 9 तक की वैल्यूज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। साइन थीटास की वैल्यूज़ टीचर्स आपको बताते हैं किस तरह से निकलती है, कॉस थीटा किस तरह निकलती है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो आप उसको नज़र में रखें। फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला एप्लीकेशन आपने मिस किया हुआ है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला एप्लीकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप 40 क्वेश्चन में से फिजिक्स के न्यूमेरिकल NTS के पास पेपर में निकालने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि आप डिफ्रेंशिएट करें इस चीज़ को, तो फिजिक्स के कितने न्यूमेरिकल हैं जो कि पेपर में आते हैं? तो 15 न्यूमेरिकल होंगे, 15 से 20 के दरमियान। बहुत ज़्यादा अगर मैं काउंट करूँ तो बहुत ज़्यादा, वरना तो 10 न्यूमेरिकल होते हैं, 12 न्यूमेरिकल होते हैं। तो 10, 12 या 15 न्यूमेरिकल के लिए आप आखिर के 20 रख लें। आप इन 10-12 न्यूमेरिकल को अपने जहन पर हावी कर कर और स्ट्रेस क्रिएट करके पूरा पेपर ख़राब ना करें। पूरा पेपर मुश्किल नहीं है, पूरा पेपर में आसान भी है और मुश्किल भी। तो जो आसान है वो मिस नहीं होना चाहिए, जो आसान है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसमें सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जब हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं तो हम न्यूमेरिकल और थ्योरी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में थ्योरी है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से सेपरेट रखें कि न्यूमेरिकल पोर्शन अलग रख लें और थ्योरी अलग रख लें। थ्योरी को हम पहले कर लें, थ्योरी पढ़ने से पता चल जाता है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस के अंदर उसका आंसर है या नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए आप उसको लास्ट मोमेंट पे रख लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आ जाएं इंग्लिश पोर्शन पे, जिसके 20 क्वेश्चन हैं। अब इन 20 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 4 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं, जिसमें वोकैबुलरी है, जिसमें साइनोनियम्स एंटोनियम्स है, जिसमें पैसेज है, जिसमें ग्रामर है, जिसमें करेक्शन है। तो ये 5 सेक्शंस में आपने इसको डिवाइड करके पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ना होता है। ये नहीं समझ लेना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश आसान आती है, इंग्लिश के नंबर जो है वो आपके प्लस में ही शामिल होते हैं, माइनस में शामिल नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप अगर इस 20 में से 15 ले रहे हैं तो ये बड़ा नुकसान है। 20 आउट ऑफ 20 आपका फ़ायदा है। तो इंग्लिश को इस तरह से तैयारी करें कि उसके भी तमाम चीज़ों को अच्छी से गो थ्रू कर लें। जो 5 सेक्शंस मैंने बताए इनको दोबारा से देख लें, और अगर अभी तक नहीं देखे तो इसको एक दफ़ा अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि इंग्लिश के भी आपके मार्क्स आपके स्कोर के अंदर आपका मेरिट इंक्रीज़ करें। देख लें, अगर इंग्लिश का 1 मार्क कम हो या बायोलॉजी का 1 कम हो या केमिस्ट्री का कम हो, वो एक ही पॉइंट है और वो मेरिट पर असर करेगा। तो जब हम पिछले साल का मेरिट देखते हैं तो उसके अंदर डाउ, JSME और KMDC ये 1-1, 2-2 मार्क्स के फ़र्क से क्लोजिंग हो रही होती है इनकी। तो इसलिए हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका हर सवाल इम्पॉर्टेंट है। जहाँ बात शुरू की थी वहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आपने किसी सवाल को इग्नोर नहीं करना, कहीं रिलैक्स नहीं होना। पेपर करते वक्त भी इस बात का याद रखना और पेपर की तैयारी करते वक्त भी इस बात का याद रखना है। असबाब हम इख्तियार करेंगे और दुआ अल्लाह से करेंगे कि नतीजा बेहतर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।